सोलो लेवलिंग, जो कि 2024 का मोस्ट हाइप्ड या मोस्ट अवेटेड एनिमे रहा है, उसे खत्म हुए अभी लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं और प्रोबेबली तुम में से बहुत से लोगों ने इसे ऑलरेडी देख लिया होगा या शायद कुछ लोगों ने नहीं भी। अब जिन लोगों ने ये एनिमे देख लिया है उन लोगों को ये जानने की क्यूरियोसिटी तो होगी ही कि आखिर संग जिनवू को उसकी पावर्स कैसे मिली, उसकी पावर्स यानी कि सिस्टम वर्क कैसे करता है, डबल डंजन का राज और भी बहुत सारी चीजें जो कि मैं आगे आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर से भरी पड़ी है, तो अगर अभी तक आपने ये एनिमे नहीं देखा है तो ये वीडियो यहीं पर ही रोक दो और सोलो लेवलिंग देख के आओ, फिर तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो पहले हम इस एनिमे की स्टोरी की बात कर लेते हैं, जहां मैं आप लोगों को इस एनिमे वर्ल्ड के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो ये एनिमे सेट है एक ऐसे वर्ल्ड में जहां लगभग 10 साल पहले कुछ गेट्स ओपन हुए थे। ये गेट्स एक्चुअली दूसरे वर्ल्ड या डायमेंशन से कनेक्टेड हैं, जिन्हें ये लोग डंजन कहते हैं। अब जब ये गेट्स अर्थ पर बार बार अपेयर होने लगे तो यहाँ के कुछ ह्यूमंस में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आने लगते हैं, या तुम लोग बोल सकते हो कि वो लोग म्यूटेट होने लगे, और इसी प्रोसेस को अवेकनिंग कहते हैं। जब एक ह्यूमन की अवेकनिंग होती है तो वो उसके अराउंड माना को कंट्रोल कर सकता है, जिससे उसे कुछ सर्टेन एबिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, हीलिंग मैजिक, समनिंग मैजिक, ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक, एलिमेंटल मैजिक और न जाने क्या। अब जब भी लोगों की अवेकनिंग होती है तो वो सभी लोग एक ही पावर लेवल पर नहीं होते, उनमें से कुछ वीक होते हैं तो कुछ स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए यहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाता है रैंकिंग सिस्टम, जिसके जरिए एक अवेकन पर्सन को उसकी पावर लेवल के हिसाब से एक रैंक दी जाती है, जैसे कि ई रैंक, डी रैंक, सी रैंक, बी रैंक, ए रैंक और एस रैंक। ये अवेकन ह्यूमंस बेसिकली डंजन्स क्लियर करते हैं और इन्हें हंटर्स कहा जाता है। यहाँ पर ई रैंक वाले हंटर्स सबसे वीक होते हैं और एस रैंक वाले हंटर्स सबसे ज्यादा पावरफुल। अब इसी रैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ये लोग डंजन्स को भी रैंक करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर माना लेवल। जैसे कि अगर किसी डंजन की माना रीडिंग्स बहुत लो हैं तो उस डंजन को ई रैंक या डी रैंक का दर्जा दिया जाएगा, और अगर किसी डंजन की माना रीडिंग्स बहुत हाई हैं तो उसे ए रैंक या एस रैंक डंजन का भी दर्जा दिया जा सकता है। अब एक ई रैंक डंजन को कुछ डी और ई रैंक हंटर्स क्लियर कर सकते हैं, और एक बी रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए कुछ पावरफुल ए रैंक और बी रैंक हंटर्स की जरूरत पड़ती है। और बात रही एक एस रैंक डंजन को क्लियर करने की, तो उसे क्लियर करने के लिए हमें नेशनल लेवल हंटर की जरूरत पड़ेगी। अब आप लोग पूछोगे ये नेशनल लेवल हंटर क्या है? ये समझ लो कि ये नेशनल लेवल हंटर्स नॉर्मल एस रैंक हंटर से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन खैर अभी इन नेशनल लेवल हंटर्स को एनिमे में इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है, तो इनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अब जब भी एक गेट अपीयर होता है तो उसे जितना जल्दी हो सके उसे क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि इन डंजन्स के अंदर बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं जो डंजन से बाहर निकलकर वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं। इसीलिए हंटर्स इन गेट्स के अंदर जाकर इन मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जहां इन लोगों को कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं जिन्हें माना क्रिस्टल्स कहा जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट इन माना क्रिस्टल्स को एज ए क्लीन एनर्जी यूज करती है, और इन माना क्रिस्टल्स का यूज हंटर्स के वेपन्स बनाने के लिए भी किया जाता है। अब जब हंटर्स डंजन के बॉस को मार देते हैं तो ये गेट लगभग कुछ 1 घंटे बाद क्लोज हो जाता है, और इतने टाइम में ये सारे हंटर्स सारे माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर गेट से बाहर निकल आते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो ये था सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डंजन्स, हंटर्स और रैंकिंग वगैरह का सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर संग जिनवू के बारे में, जो कि एक ई रैंक हंटर है एंड ऑल्सो द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। मतलब जिनवू इतना वीक है कि वो ई या डी रैंक डंजन को क्लियर करते टाइम कई बार मरने से बचा है, जहाँ दूसरी तरफ एक नॉर्मल ई रैंक हंटर को ई या डी रैंक डंजन को क्लियर करते टाइम इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अब ऐसा नहीं है कि जिनवू वीक बना रहना चाहता है, अगर वो ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनना चाहे भी तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी एक ह्यूमन की पावर्स अवेकन होती हैं तो वो जिंदगी भर उसी पावर लेवल पर रहेगा जितना कि वो अवेकनिंग के टाइम पर था। चाहे एक हंटर कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर ले, वो अपनी पावर लेवल को नहीं बढ़ा सकता। लेकिन यहाँ पर एक तरीका है जिससे कि एक हंटर अपनी पावर लेवल को बढ़ा सकता है, और वो है सेकंड अवेकनिंग।
जब भी एक हंटर की बॉडी उसकी प्रीवियस लिमिट्स को ब्रेक कर देती है तो वो एक हायर रैंक अचीव कर लेता है। जैसे कि एक ई रैंक हंटर डी या सी रैंक जितनी पावर अचीव कर लेता है, या फिर एक बी रैंक हंटर ए या फिर एक एस रैंक हंटर जितनी पावर अचीव कर सकता है। लेकिन सेकंड अवेकनिंग बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, तो ये हर एक हंटर अचीव नहीं कर सकता। अब जिन्बू भले ही वीक हो, लेकिन वो अपना ये हंटर वाला काम नहीं छोड़ सकता, चाहे वो कितनी ही बार मरने से क्यों ना बचा हो, क्योंकि ऐसा है कि वो हम सब की तरह गरीब है। I'm broke, nigga. I'm broke. उसके बाप के मिसिंग होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ जाती हैं। उसकी एक छोटी बहन है और उसकी माँ को एक रेयर डिजीज है जो कि है इटरनल स्लम्बर। बेसिकली अब वो कभी भी नींद से नहीं उठेंगी, लेकिन जिन्बू की माँ को मशीन्स और मेडिकल हेल्प से जिंदा रखा जा सकता है। तो उसकी माँ की ट्रीटमेंट के लिए, उसकी छोटी बहन की स्कूल फीस और घर चलाने के लिए उसे ये काम करना ही होगा, और इसीलिए वो हर बार की तरह पैसे कमाने के मोटिव से एक डी रैंक डंजन को रेड करने के लिए जाता है, जहां उसकी फ्रेंड ली जोही भी होती है। ली जोही एक बी रैंक हंटर है जिसके पास हीलिंग एबिलिटीज हैं, और तो और वो बफ मैजिक का भी यूज कर सकती है। बेसिकली वो एक पावरफुल हीलर तो है ही, साथ में वो लोगों की पावर्स को भी बूस्ट दे सकती है, जैसा कि उसने मिस्टर सॉन्ग के साथ किया था। 肉体強化魔法をかけてくれないか。はい。暗殺系は防御に弱いという欠点がある。 अब जब जिन्बू डी रैंक डंजन को रेड करने के लिए जाता है तो वो वहाँ पर भी एक गॉब्लिन मॉन्स्टर के हाथों मरने ही वाला होता है, लेकिन जूही उसे अपने हीलिंग मैजिक से बचा लेती है, और उधर दूसरी तरफ बाकी के लोग डंजन के बॉस को डिफीट कर देते हैं। लेकिन उनकी ये रेड यहीं पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि डंजन के बॉस को डिफीट करने के बाद उन्हें एक और डंजन का रास्ता मिलता है, जिसे वो लोग डबल डंजन कहते हैं, यानी कि डंजन के अंदर एक और डंजन, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में पाया जाता है। आगे ये लोग यहाँ पर बोटिंग वगैरह करके अंदर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर ये पता नहीं था कि ये कोई डी रैंक डंजन नहीं बल्कि ये एक एस रैंक डंजन है। और फिर होना क्या था, ये बड़ी सी मूर्ति इन लोगों के इंटर करते ही इनके लगा देती है, और इस तरह लगाती है कि भाई देखने में मजा आ जाता है। आई मीन यहाँ पर हमें जो ब्रूटल चीज दिखाए गए हैं वो लिटरली पीक थे। एनिमेटर्स ने इन्हें एनिमेट करने में बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया, जो कि मुझे बहुत सही लगा। この神を称える魔王、お神を。 爆発死ぬのが俺一人でよかった。 अब यहाँ पर इस मूर्ति से बचने के लिए इस डंजन के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। असल में इस मूर्ति को इस डंजन के एक गॉड की तरह पोर्ट्रेट किया गया है, तो अगर आपको इस डंजन के गॉड से बचना है तो आपको उसे खुश करना होगा विथ दीज 3 रूल्स, जिसमें से पहले आपको गॉड के सामने झुकना होगा, दूसरा आपको उसकी प्रशंसा करनी होगी, और तीसरा और आखिरी तुम्हें उसमें अपना फेथ प्रूव करना होगा। अब यहाँ पर ऑब्वियसली इन रूल्स को फॉलो करने में बहुत से लोगों की जान चली जाती है, और फिर आखिरी में हमें पता चलता है कि असल में इस तीसरे रूल का मतलब अपने आप की कुर्बानी देना है। यहाँ मिस्टर सॉन्ग अपने आप को कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इधर दूसरी तरफ जूही की हालत खराब थी और जिन्बू उसे इस डंजन से बाहर निकालने की कंडीशन में नहीं था। तो जिन्बू डिसाइड करता है कि मिस्टर सॉन्ग जूही को इस डंजन से बाहर निकालेगा और मिस्टर सॉन्ग की जगह वो अपनी बलि दे देगा। लेकिन ये डिसीजन लेने के बाद वो बहुत ही ज्यादा पछताता है। जिन्बू को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा जाता है, जहां वो कॉन्स्टेंटली यही सोचता रहता है कि क्या आखिर सिर्फ वही है जो मरने वाला है, क्योंकि जब से उसका फादर मिसिंग है तब से उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली, और उसे घर चलाने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। ऊपर से उसकी माँ को एक रेयर डिजीज है, और फिर उसे उसकी छोटी बहन का भी ख्याल रखना पड़ता था। तो उसकी भी एक फैमिली है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है। उसे भी घर जाना था और एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी, बट ही फेल्ड टू सर्वाइव बिकॉज ही वाज वीक, और इसीलिए उसे भी स्ट्रॉन्ग बनना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, और इसी वजह से वो इस डंजन में अपनी जान खोने ही वाला था। लेकिन आप लोगों को पता है कि आगे क्या हुआ। उसके मरने से ठीक कुछ मोमेंट पहले उसके सामने एक डिस्प्ले अपेयर हो जाती है, जहां उसे एक प्लेयर बनने का ऑफर आता है, जिसे अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बच जाएगा, और इसीलिए वो उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी कर लेता है। एंड दैट्स हाउ ही गेन द पावर ऑफ सिस्टम। अब ये सब जानने के बाद अब आप पूछोगे कि आखिर ये
सिस्टम क्या है और जिन्बू को ये पावर्स क्यों मिली और फिर ये डबल डंजन का क्या राज है। पहले हम सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या और ये वर्क कैसे करता है। तो देखो, सिस्टम एक वीडियो गेम की तरह है जहाँ जिन्बू उस गेम का प्लेयर है। एक प्लेयर अपने गेम में फाइट करता है और फिर लेवल अप करता है जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। अब आपको वो सीन तो याद होगा ही जहाँ हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम के मैनेजर वो जिनचुन को ऐसा लगा कि जिन्बू की सेकंड अवेकनिंग हुई है और इसीलिए वो माना मीटर से उसकी पावर लेवल्स भी चेक करता है। बट सैडली उसकी पावर रीडिंग सिर्फ 10 पॉइंट थी, जो कि एक नॉर्मल ई रैंक हंटर से भी काफी कम है। तो आखिर ऐसा क्यों? उसकी सेकंड अवेकनिंग और सिस्टम मिलने के बाद भी उसकी रीडिंग्स इतनी कम क्यों थी? तो देखो, जब भी एक न्यू प्लेयर स्टार्टिंग में एक गेम खेलता है तो वो शुरुआत से ही पावरफुल नहीं होता। उसे अपनी पावर बढ़ाने के लिए गेम के एनिमीज से फाइट करना पड़ता है, सर्टेन आइटम्स को एक्वायर करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे और भी पावरफुल एनिमीज से फाइट करने लगता है तो वो पावर अप कर जाता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। और यही सेम केस जिन्बू के साथ भी है। वो एक गेम का प्लेयर तो बन गया है, लेकिन उसने ना तो किसी तरह की ट्रेनिंग की है और ना ही किसी से फाइट, जिससे उसके पास उस वक्त कोई पावर थी ही नहीं। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से माना मीटर में उसकी रीडिंग इतनी कम थी। लेकिन इसके बाद उसे ट्रेनिंग के डेली क्वेस्ट मिलने लगे, जहां उसे डेली 10 किलोमीटर की रनिंग, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स लगाने पड़ते थे, बिल्कुल साइतामा की तरह। 100 push-ups, 100 sit-ups, and 100 squats. Then a 10-kilometer run. Do it every single day. तो शायद इसीलिए वो बाद में इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन खैर, वो स्टार्टिंग में इस ट्रेनिंग को इतना सीरियसली नहीं लेता, जिस वजह से उसे पनिशमेंट भी मिलती है, जहां वो 4 घंटों के लिए एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां उसे मॉन्स्टर्स के बीच सरवाइव करना पड़ता है। लेकिन ये चीज एक बार उसके फेवर में भी चली गई थी। असल में एपिसोड 12 में इग्रिस को डिफीट करने के बाद उसे एक पूरी पपेट आर्मी से फाइट करनी पड़ती है, लेकिन वो पपेट सोल्जर्स जिन्वो को नंबर में आउट मैच कर जाते हैं, जिससे वो वहाँ मरने ही वाला होता है। लेकिन लकली वो उस दिन अपनी ट्रेनिंग करना भूल गया था और इसलिए वो राइट मूवमेंट पर दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है और इस तरह वो उन पपेट सोल्जर से बच जाता है। अब डेली क्वेस्ट और स्पेसिफिक टास्क पूरा करने पर उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट्स जिन्हें वो अपने स्टेटस में अप्लाई करके अपनी पावर को और भी बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि उसी रिवॉर्ड में कुछ डंजन की कीज भी मिलती हैं, जिन्हें वो क्लियर करके अपने लेवल को और भी बढ़ा सकता है, जैसा कि हमने एपिसोड 3 और 4 में देखा था। और दो और उसे एक एस रैंक डंजन की भी मिलती है, जिसे अगर वो क्लियर कर लेता है तो उसे रिवॉर्ड में एक ऐसा पोशन मिलेगा जिससे वो किसी भी तरह की डिजीज को ठीक कर सकता है, विच मीन्स कि वो अपनी माँ की रेयर डिजीज को भी ठीक कर पाएगा। लेकिन सिंस वो एक एस रैंक डंजन था तो जिन्वू उसे क्लियर नहीं कर पाया। उसने ट्राई तो किया था, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था कि वो एक एस रैंक डंजन को क्लियर कर पाए, इसलिए वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके उस डंजन से बाहर निकल आता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो पहले लोअर रैंक डंजन को क्लियर करेगा और अपनी लेवल को बढ़ाएगा, जिससे कि वो उस एस रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए इनफ पावरफुल हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर सिस्टम के पास क्या क्या पावर्स हैं या फिर वो जिन्वू को क्या पावर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर हम सिस्टम की बेसिक पावर की बात करें तो सिस्टम जिन्वू को एक गेम की तरह इन्वेंट्री और स्टोर प्रोवाइड करता है, जहां जिन्वू स्टोर में अपने माना क्रिस्टल्स को सेल कर सकता है और अलग अलग चीजों को खरीद भी सकता है, जैसे कि सॉर्ड्स, डैगर और भी बहुत तरह के वेपन्स, फिर डिफरेंट तरह के पोशंस जिनसे जिन्वू अपने आप को इंस्टेंटली हील कर सकता है, अपनी पावर को बूस्ट कर सकता है और भी बहुत कुछ। इसके बाद सिस्टम जिन्वू को डिफरेंट पावर्स प्रोवाइड करता है एज ए रिवॉर्ड जब भी वो किसी क्वेस्ट या स्पेसिफिक टास्क को पूरा करता है, जैसे कि एपिसोड 4 में जब वो इस जायंट स्नेक को मारता है तो उसे एज ए रिवॉर्ड एक सी रैंक डैगर और एक पोशन मिलता है। इसके बाद जिन्वू के पास ब्लड लस्ट की पावर है, जो कि उसे एपिसोड 6 में इमरजेंसी क्वेस्ट पूरा करने पर मिली थी, जहां उसे डाउन सुक और उसकी पार्टी को मारना पड़ा था। ब्लड लस्ट एक ऐसी स्किल है जिससे वो अपने अपोनेंट में 1 मिनट के लिए डर पैदा कर सकता है, जो कि उसने एपिसोड 9 में कैंग के अगेंस्ट यूज की थी।
जिन्वू की नेक्स्ट पावर है स्टेल्थ। ये स्किल जिन्वू को रून स्टोन से मिली थी, जो उसे कैंग को मारने के बाद मिला था। स्टेल्थ स्किल का यूज करके जिन्वू बेसिकली इनविजिबल हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली बैटल में बहुत ज्यादा यूजफुल है और रियल लाइफ में भी। おるおるピッチピチのギャルちゃんたちがこら何やってんだエロ仙人眼福眼福 इसके बाद जिन्वू के पास क्रिटिकल अटैक और स्प्रिंट AKA डैश जैसी स्किल्स भी हैं। क्रिटिकल अटैक स्किल के यूज से जिन्वू अपने अपोनेंट के वाइटल्स पर अटैक कर सकता है, जिससे उसका अपोनेंट बहुत ज्यादा डैमेज ले लेता है। और स्प्रिंट स्किल से जिन्वू अपनी मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, जिससे बेसिकली जिन्वू फ्लैश बन जाता है। अब आप लोगों ने ये तो सोचा ही होगा कि आखिर जिन्वू डबल डंजन से बचा कैसे। I mean, उसके हाथ और पैर कट चुके थे तो उसकी बॉडी रीजनरेट कैसे हुई। वेल, ये पॉसिबल हो पाया था उसकी कैंडारू ब्लेसिंग स्किल की वजह से। उसकी ये पैसिव स्किल इंश्योर करती है कि जिन्वू स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रहे थ्रू आउट हिज लाइफ। ये स्किल जिन्वू को हर एक डिजीज से इम्यून रखती है और उसकी बॉडी पर किसी भी तरह के डैमेज या फटीग को क्विकली हील कर देती है। तो इसी स्किल की वजह से जिन्वू के कटे हुए हाथ और पैर ऑटोमेटिकली हील हो गए थे। अब इसके बाद जिन्वू के पास कमांडर टच स्किल भी है, जो कि उसे इग्रेस को डिफीट करने के बाद मिली थी। कमांडर टच स्किल से जिन्वू बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है बिना उसे छुए। इसके बाद हम फाइनली आ जाते हैं जिन्वू की लास्ट और मोस्ट पावरफुल स्किल शैडो एक्सट्रैक्शन पर। ये स्किल उसे जॉब चेंजिंग डंजन को क्लियर करने पर मिली थी, जिससे जिन्वू किसी भी मरे हुए बीइंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। किसी भी बीइंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो शैडो जिन्वू के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल हो जाती है, चाहे वो पहले उसका अपोनेंट ही क्यों न रहा हो। जिन्वू को किसी भी बीइंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ 3 ही चांसेस मिलते हैं। अगर वो किसी बीइंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है और वो बीइंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि जिन्वू उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर पाए। और अगर उस बीइंग को मरे हुए बहुत ज्यादा वक्त हो गया है तो भी शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो सकता है। अब शैडो एक्सट्रैक्शन जिन्वू की माना को तो कंज्यूम नहीं करती, लेकिन जब भी उसकी कोई शैडो डैमेज हो जाती है तो वो शैडो अपने आप को हील करने के लिए जिन्वू के माना को कंज्यूम करती है, जो कि ऑब्वियसली आगे फ्यूचर में ये जिन्वू के लिए परेशानी खड़ी कर देगी। तो ये थी वो मेजर पावर्स जो हमें सीजन 1 में देखने को मिली थी और जिन्वू ने अभी तक अचीव की हैं। अब होने को तो जिन्वू के पास और भी ओपी पावर्स हैं, लेकिन मैं आपको उसकी पावर से रिलेटेड ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको सब कुछ बता दिया तो शायद आपको आगे एनिमे देखने में उतना मजा नहीं आएगा जितना कि आपको आना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग समझोगे। तो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि आखिर जिन्वू को उसकी पावर्स कैसे मिली और आखिर ये डबल डंजन का क्या राज है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इस टॉपिक की ज्यादा गहराई में नहीं घुसूंगा, क्योंकि इस टॉपिक से ही सोलो लेवलिंग का मेन प्लॉट जुड़ा है। तो अगर मैंने आपको ज्यादा स्पॉयलर्स दिए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। आप बस इतना समझ लो कि बहुत बहुत पहले एक एब्सोल्यूट बीइंग था और कुछ नहीं, सिर्फ लाइट और डार्कनेस को छोड़कर। एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट से 8 डिवाइन हेराल्ड्स या रूलर्स को क्रिएट किया और डार्कनेस से 8 मोनार्क्स। पर ये दोनों दल हमेशा आपस में एक दूसरे से फाइट करते रहते थे। अब मुझसे ये मत पूछना कि ये लोग फाइट क्यों करते थे, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आप लोग बस इतना समझ लो कि यही इन लोगों का काम था, और इन लोगों में से सबसे पावरफुल था फ्रेगमेंट ऑफ लाइट यानी कि एक रूलर जिसका नाम था एसबॉर्न, जो कि एब्सोल्यूट बीइंग के बाद इस यूनिवर्स का सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग था। लेकिन बाद में कुछ सर्कमस्टेंसेस के चलते सारे रूलर्स ने मिलकर एसबॉर्न को मार दिया, जिसके बाद वो एक मोनार्क बन गया और तभी से फिर वो शैडो मोनार्क के नाम से जाने जाने लगा। अब आपके मन में बहुत से सवाल होंगे कि आखिर ये एब्सोल्यूट बीइंग कौन है और आखिर एसबॉर्न ने ऐसा क्या किया था कि सारे रूलर्स ने मिलकर उसे मार दिया और फिर मरने के बाद वो एक मोनार्क कैसे बन गया। अब देखो, इन गॉड्स और मोनार्क्स की हिस्ट्री बहुत लंबी है, तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। वो तो मुझे आपको डबल डंजन के बारे में थोड़ा ठीक से बताना था, तो इन सब के बारे में मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दिया। अब बात ऐसी है कि एसबॉर्न को अपनी पावर्स को कंटेन करने के लिए एक ह्यूमन वेसल चाहिए था। अब क्योंकि एसबॉर्न इतना पावरफुल था तो उसकी पावर्स हर कोई कंटेन नहीं कर सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है आर्किटेक्ट की। आर्किटेक्ट एसबॉर्न को एक ऑफर देता है कि वो उसके लिए एक परफेक्ट वेसल ढूंढ कर लाएगा, पर उसके बदले में उसे भी कुछ चाहिए था, जो कि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। अब एसबॉर्न को एक ऐसा वेसल चाहिए था जिसने बार बार मौत को बहुत करीब से देखा हो, क्योंकि अपना एसबॉर्न बेसिकली गॉड ऑफ डेथ है, तो उसे एक ऐसा वेसल चाहिए जो डेथ से बहुत फेमिलियर हो। तो
फाइनली बहुत रिसर्च करने के बाद आर्टिटेक को एक ऐसा ह्यूमन बीइंग मिल जाता है जो एसबॉर्न की पावर्स को होल्ड कर पाए और जिसने मौत को भी बहुत करीब से देखा हो, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा जिन्वू था। जिन्वू एक ई रैंक हंटर है और वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर भी। वो जिस भी डंजन में जाता वहाँ से वो पिट पिटा कर ही आता था और कई बार तो वो मौत को छू कर डंजन से बाहर निकलता था, जिस वजह से एसबॉर्न डिसाइड करता है कि जिन्वू उसकी पावर्स को इनहेरिट करेगा। अब जिन्वू इतना पावरफुल नहीं था कि वो एसबॉर्न की सारी पावर्स को एक साथ कंटेन कर पाए, इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्टिटेक्ट सिस्टम को क्रिएट करता है जो कि जिन्वू को एसबॉर्न की पावर्स बिट बाय बिट फ्रेगमेंट्स में देता है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स, यानी कि वो जितना लेवल अप करता जाएगा उसे उतने ही एसबॉर्न की पावर्स मिलती जाएंगी। और असल में एसबॉर्न की पावर्स जिन्वू को देने के लिए आर्टिटेक्ट ने ही उस डबल डंजन को क्रिएट किया था और वो सब रूल्स वगैरह वो बस उसके टेस्ट थे जिसमें वो पास हो गया था। तो वेल यही था डबल डंजन का राज और सीजन 1 का रिव्यू। अब मुझे आपको बताना तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ ज्यादा ही स्पॉयलर्स हो जाएंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि सीजन 1 के बाद सोलो लेवलिंग की जो भी स्टोरी है वो मैं मांगा से कवर कर सकता हूँ, जहाँ मैं आपको गॉड्स और उनकी हिस्ट्री बता सकता हूँ। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना।